नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कर रहे हैं +2 के ज्योग्राफी में भारत के संदर्भ में नियोजन कि किस प्रकार प्लानिंग, किस प्रकार एक योजना बनाई जाए ताकि भारत देश की दिन पर दिन उन्नति हो सके, डेवलपमेंट हो सके, प्रगति कर सके, हर एक क्षेत्र के अंदर, हर एक कार्यों के अंदर वह अपना योगदान दे सके और ताकि हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे और व्यक्ति योगदान देने के दौरान उसका मानव विकास सूचकांक भी ऊंचा उठ सके। कि हमें कैसे नियोजन करना है जिससे भारत देश में जो जन समूह है, जनजातियां हैं, गाँव के लोग हैं, ग्रामीण समुदाय हैं, अनेकों प्रकार की जो जातियों में बटा हुआ देश हैं, अनेकों प्रकार के यहाँ पर धर्मों के लोग रहते हैं, अनेकों प्रकार के यहाँ पर भाषाएं बोलने वाले भी लोग हैं मौजूद हैं भारत में। कि दूर दराज क्षेत्रों में पहाड़ों में रहते हैं, वहीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं, वहीं जंगलों में भी जनजातियां रहती हैं, पठारी क्षेत्रों में हैं, तटीय भागों में हैं, या लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार एक द्वीप के रूप में भी हैं। कि किस प्रकार एक देश के अंदर उन्नति की जाए, हर एक सामाजिक ऐसी संरचना बनाई जाए ताकि दिन पर दिन उनकी उन्नति हो सके, उनमें उनके अंदर डेवलपमेंट हो सके। ऐसे कार्यक्रम विकसित करना, ऐसे कार्यों को योजना बनाना जिससे कि देश के अंदर मानव विकास सूचकांक को ऊंचा उठाया जा सके। कि आज जहाँ पर हम 126वें स्थान पर है विश्व के अंदर, कि भारत मानव विकास सूचकांक में डेवलपमेंट में उन्नति और प्रगति की अगर हम बात करते हैं तो भारत लगभग 126वें 27वें स्थान पर आता है। कि 126 देश उससे आगे हैं, यानी कि आज वहाँ पर ज़्यादा उन्नति हुई है, हमारे यहाँ कम है उन्नति है। जो जितनी भी प्रगति हुई है वो धीरे धीरे हम कम करते हो जा रहे हैं। आज हम खाद्य फसलों के अंदर प्रगति करते जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर हम दिन पर दिन हम प्रगति, जो हमारी खाद्य फसलें हैं उनके अंदर हम हरित क्रांति के दौरान प्रगति करते जा रहे हैं। वहीं छोटा नागपुर का पठार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु हैं, यहाँ पर हम संसाधनों की प्रगति करते जा रहे हैं, संसाधनों का खनन करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर उन्नति करते जा रहे हैं। बॉम्बे हाई है, असम है, गुजरात का क्षेत्र है, राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज करके हम दिन पर दिन यहाँ से इन खनिज पदार्थों को निकाल कर धीरे धीरे हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी खनिज पदार्थ से हम क्या कर रहे हैं, हम विनिर्माण कर रहे हैं, उद्योग धंधों में अनेकों प्रकार की वस्तुओं को बनाने का काम कर रहे हैं और उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा, हम विदेशों के साथ भी हम आयात और निर्यात कर रहे हैं जिससे हमें विदेशी आय भी प्राप्त हो रही है और मानव विकास सूचकांक हमारा धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। हमारा जीवन स्तर हम ऊंचा उठाते जा रहे हैं। हमारे अंदर जो साक्षरता है, पंजाब, हरियाणा साक्षरता अच्छी है, औसत साक्षरता है वो काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर केरल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा 92% से ज़्यादा यहाँ पर साक्षरता दर पाई जाती है। स्त्री और पुरुषों के अंदर साक्षरता है वो समान रूप से है और काफ़ी उन्नति की है। यहाँ पर स्वास्थ्य दर ने काफ़ी उन्नति की है, साक्षरता ने उन्नति की है, उसी प्रकार आर्थिकरण ने भी काफ़ी उन्नति की है। बंदरगाहों के दौरान यहाँ पर काफ़ी मसालों का उत्पादन भी किया जाता है और बंदरगाहों से दूसरे स्थानों पर भी पहुँचाया जाता है। तो इस प्रकार, लेकिन अगर देखें तो बिहार के अंदर साक्षरता सबसे कम है। उड़ीसा के अंदर हमारे यहाँ निर्धन लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक नियोजन करना भी ज़रूरी है भारत के अंदर। कि भारत देश के अंदर अगर एक हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग को सही रूप से भविष्य में जो आने वाली समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए हमें किस प्रकार लक्ष्य बना के हमें वहाँ पर नियोजन करना है। जैसे हमने सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया है, जिससे हम पर्वतों के अंदर जो ऊपर जो जनजातियां रहती हैं उनको पिछड़ेपन को दूर करना है, कार्यक्रम हमने चलाया है कि ताकि धीरे धीरे उनमें उन्नति हो सके, साक्षरता आ सके और वो खुद अपने आप पर आत्मनिर्भर हो सके और अपने वैकल्पिक रोजगार में उन्नति कर सकें। उसी प्रकार हमने सूखे को कम करने के लिए भी कई क्षेत्रों में हमने सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सूखे को कम किया जा सके और वहाँ पर फसलों के उत्पादन है या फिर अन्य जो फसलों से संबंधित जो कार्य हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके ताकि मानव जीवन स्तर है उनका ऊंचा उठाया जा सके।
इसी प्रकार ये कहता है कि नियोजन एक प्रकार से क्रियाओं के क्रम और अनुक्रम को, यानी कि हमारे कार्यों के क्रम और अनुक्रम को विकसित करने की एक प्रक्रिया है, एक नियोजन कहलाती है, एक योजना कहलाती है, जिसे भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जाता है। आज हम कह सकते हैं कि भारत में जो नियोजन के उद्देश्य है वो सामाजिक वायदे और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वो लक्ष्य और जो वायदे हैं, जो नीतियाँ जो बनाई जाती है, वो सारे हमारे संविधान में लिखित है। आज हमारे संविधान के द्वारा ही अनुसार और बनाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक दूसरे को पूरक समझा जाता है, कि जहाँ पर एक सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं और अपने निजी क्षेत्र में व्यक्ति अपना निजी कार्य को बढ़ावा देता है, उसको भी एक दूसरे के पूरक समझा जाता है। फिर हम कह सकते हैं कि भारत में जो आज केंद्रीकृत नियोजन है, कि भारत में जो नियोजना बनाई जाती है, जो योजना बनाई जाती है, एक नीति बनाई जाती है आगे करने वाले कार्य के लिए, प्लानिंग करने के लिए, एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, वो आज हमारे यहाँ केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार के जितने सदस्य होते हैं उसमें शामिल किए जाते हैं और उन सदस्यों को आगे आगे लक्ष्य है वो निर्धारित दिए जाते हैं। जैसे कि नियोजन का कार्य है वो भारत में योजना आयोग, एक पुराने नाम के आधार पर योजना आयोग है, लेकिन आज उसका नाम क्या है, नीति आयोग, यानी कि योजना आयोग के नाम को बदलकर हमने नीति आयोग है वो बना दिया है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और उसके जो उपाध्यक्ष है वो हमारे उपसभापति तथा अन्य सदस्य होते हैं। आज जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अनेकों प्रकार की नीतियां बना रहे हैं अपनी नीति आयोग के दौरान, और उन नीतियों को पूरा भी कर रहे हैं, पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इन नीति आयोग के दौरान अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। 1947 के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद हमने धीरे धीरे प्रगति करनी शुरू की है। हमने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में प्रगति करना शुरू किया है, कि जब हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 5 साल के लिए एक योजना बनाई जाती है, एक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं एक प्रदेश के अंदर, कि वहाँ पर हमें किस प्रकार से कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना है और वहाँ पर प्रगति करनी है, उस क्षेत्र को धीरे धीरे हमें प्रगति की ओर लेके जाना है, वो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उसे हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। आज वही पंचवर्षीय योजनाएं बदलकर सिर्फ 3 वर्षीय योजनाएं हैं वो रह चुकी हैं। 2017 तक हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो पूरी हो चुकी थी। उन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत में लक्ष्य है वो काफ़ी जगह है वो निर्धारित किए गए, और आज वहाँ पर इनमें उन्नति भी है वो देखी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि परिवहन के साधन हैं, उनको भारत में आपस में सारे भारत को जोड़ा गया है, चाहे वह सड़कों के द्वारा, रेल मार्गों के द्वारा, वायु मार्गों के द्वारा, पाइपलाइनों के द्वारा भी आपस में जोड़ा गया है शहरों को। उसी प्रकार उन शहरों के अंदर उद्योग धंधे हैं विकसित किए गए हैं, मिल है, बड़े कारखाने हैं वो भी स्थापित किए गए हैं। तटीय जो इलाके हैं हमारे, वहाँ पर हमने बंदरगाहें स्थापित की हैं, बंदरगाहों को हमने बनाया है। बंदरगाहों के दौरान हम यहाँ से आयात और निर्यात है आसानी से कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ, और देश के अंदरूनी जो हिस्से के जो भाग है, जो गांव हैं, शहर हैं, उनको आपस में हमने जोड़ा है। उसी प्रकार हमने अनेकों प्रकार की गाँव के अंदर योजनाएं बनाई हैं, जिससे धीरे धीरे हम प्रगति है वो करते जा रहे हैं। गाँव आज धीरे धीरे शहरों का रूप है वो ले रहे हैं, एक शहरों में तब्दील हो रहे हैं। धीरे धीरे उनके अंदर एक छोटा बाज़ार है वो विकसित हो रहा है, अपने कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है वो विकसित हो रहे हैं गांव के अंदर। और फसल नियोजन को भी हमने बढ़ावा दिया है, हमने फल उत्पादन को बढ़ावा दिया है। योजना आयोग के दौरान, नीति आयोग के दौरान अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, जिससे किसान, सीमांत किसान है, जो मजदूर हैं, उनका भी फ़ायदा हो सके, वो भी अपनी प्रगति कर सके धीरे धीरे, और अपना मानव विकास सूचकांक और अपना जीवन स्तर है वो ऊंचा उठा सके। इस दौरान हम ये कह सकते हैं कि नियोजना के जो उपागम है, अप्रोच ऑफ द प्लानिंग है, वो हमारी क्या है कि खंडीय नियोजन है। एक खंड के आधार पर हम नियोजन करते हैं, एक सेक्टरल प्लानिंग हम बनाते हैं, कि एक सेक्टर को हम लेते हैं और उसमें हम प्लानिंग करते हैं कि हमें आगे आने वाले समय में, भविष्य में हमें यहाँ पर किस प्रकार की योजना बनानी है, किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उनको पूरा करना है, ताकि भविष्य में कोई समस्याएं हैं वो न आ सकें और वो क्षेत्र
धीरे धीरे प्रगति करता हुआ एक डेवलपमेंट के रूप में, यानी कि एक विकासशील से एक विकसित क्षेत्र है वो बन जाए। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इसका जो उद्देश्य है वो जैसे कि खंडीय नियोजन है, इसका मुख्य उद्देश्य आज कृषि है, सिंचाई को बढ़ावा देना है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं विनिर्माण है, ऊर्जा है, या निर्माण कार्यों को बढ़ावा देना है, परिवहन के साधनों को विकसित करना है, संचार के साधनों को विकसित करना है, या सामाजिक अवसंरचना जो आपस में जो बटी हुई है, जो सामाजिक समूह में अनेकों प्रकार के जाति धर्म है वो बटे हुए हैं, उनको एक करना है ताकि धीरे धीरे हम उस क्षेत्र में प्रगति कर सकें। और उन सेवाओं के विकास के अनेकों प्रकार के कार्यक्रम ऐसे बनाए जाएं ताकि भारत देश है वो उन्नति कर सके, डेवलपमेंट कर सके, कि भारत देश में प्रादेशिक आधार पर एक खंडीय नियोजन के आधार पर भी क्या है, सारे भारत में जो प्रादेशिक असमानताएं फैली हुई हैं उनको भी दूर किया जा सके। जैसे दूसरे क्षेत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसके उपगमन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक नियोजन को भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं, कि इसका उद्देश्य विकास के संदर्भ में प्रादेशिक असमानताओं को दूर करना है, कि जहाँ पर आज संसाधन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं लेकिन उन संसाधनों का प्रयोग नहीं हो रहा है सही तरीके से, तकनीक से, टेक्नोलॉजी से उनका हम बढ़िया तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और उनकी वस्तुएं नहीं बना पा रहे हैं, तो उस क्षेत्र को हमें विकसित करना है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि हरियाणा पंजाब है, हिमाचल उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है, झुंझुनू क्षेत्र है, यहाँ पर संसाधनों की काफ़ी कमी है, यानी कि खनिज संसाधन यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार का सारसमा, औरंगाबाद, धनबाद क्षेत्र हैं, वहीं मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तेलंगाना क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, यहाँ पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है। भंडार, काफ़ी मात्रा में भंडार मौजूद है हमारे भारत में, लेकिन उनका सही मात्रा से खनन भी नहीं हो रहा है, उनका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है वो आज क्या है, इन क्षेत्रों से पिछड़े हुए हैं, यानी कि इन्होंने कम प्रगति की है। एक प्रकार से फसलों के रूप में सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं, और हरियाणा और पंजाब की जो आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और काफ़ी उन्नति करते जा रहे हैं। साक्षरता में है, परिवहन के साधनों में है, ग्रामीण विकास में है, शहरी विकास में है, वो धीरे धीरे उन्नति करते जा रहे हैं। लेकिन ये क्षेत्र आज भी क्या है, पिछड़े हुए हैं। क्यों? साक्षरता भी कम है, परिवहन के साधनों की भी कमी है, जनजातियाँ जो यहाँ पर समूह हैं, जंगलों में है, पहाड़ों के ऊपर जो है, नक्सली जो इलाका है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर भी काफ़ी अनपढ़ता के कारण, निरक्षरता के कारण हमले वगैरह हो रहे हैं, और अपने क्षेत्र को लेने के कारण वो काफ़ी हथियारों का भी इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक नियोजन है वो एक बनाना ज़रूरी है देश के अंदर, कि एक प्लानिंग बनाई जाए जिससे जो प्रदेशों में जो आज असमानताएं फैली हुई हैं, एक क्षेत्र दिन पर दिन प्रगति करता जा रहा है लेकिन दूसरा क्षेत्र आज 1947 के दौरान था वही क्षेत्र है वो रह गया है। आज उसने काफ़ी कम प्रगति की है, हर क्षेत्र में प्रगति बहुत कम की है उसने। तो आज उस असमानता को दूर करना है, भविष्य की समस्याओं को समाधान करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, वो क्षेत्र प्रगति कर सके और दूसरे क्षेत्रों के बराबर अपना विकसित क्षेत्र है वो बना सके। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन की लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, एक टारगेट एरिया लिया जाता है कि इस भारत के संदर्भ में नियोजन क्या नहीं, कि भारत देश में कोई भी जब हम क्षेत्र लेते हैं, जैसे हमने पहाड़ी क्षेत्र को लिया है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, असम, अरुणाचल, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर हमने जनजातियों को बढ़ावा दिया है ताकि एक जनजाति योजना बनाई जाए ताकि उन जनजातियों को का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठाया जा सके, उनके अंदर भी प्रगति हो सके, धीरे धीरे वो भी अपना विकास कर सके और अपना वैकल्पिक रोजगार है वो उत्पन्न कर सके, ताकि खुद का एक जीवन यापन, एक गुजारा है वो कर सके। हम कह सकते हैं कि नियोजन प्रक्रम के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है आज, कि जो आज हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान करना चाहिए, यानी कि लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए एक प्रकार से। जैसे
आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की उचित उपयोगिता का होना चाहिए कि यहाँ पर अगर संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं भारत के इस क्षेत्र में कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, पठार के अगर क्षेत्र के दौरान अगर संसाधनों के भंडार मौजूद है तो यहाँ पर एक अच्छी तकनीक और टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए जिससे ये संसाधनों का बढ़िया तरीके से प्रयोग कर सके और वस्तुओं का विनिर्माण कर सके, निर्माण कर सके और दूसरे शहरों में, गाँवों में, क्षेत्रों में उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुँचा सके, जिससे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। कि एक लक्ष्य निर्धारित करना है, उसी प्रकार एक लक्ष्य समूह भी बनाना है कि एक लक्ष्य को समूह के रूप में हमें इकट्ठा करना है और धीरे धीरे हमने जो छोटे छोटे समूह बना रखे हैं आज जनजातियों के, धर्मों के, उनको दूर करना है और धीरे धीरे उनके अंदर प्रगति को डेवलपमेंट करना है, प्रगति करनी है उनके अंदर। इसी प्रकार हमने एक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि ये कहता है कि कमान नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम हमने बनाए हैं, वहीं हमने पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम चलाया है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम हमने चलाए हैं, सीमांत किसान विकास कार्यक्रम और मजदूर को भी कार्य देने के लिए उनको भी हमने क्या किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनेकों प्रकार के वैकल्पिक है वो रोजगारें प्रदान करने वो शुरू किए हैं। सीमांत किसान विकास संस्था हमने बनाई है। कुछ लक्ष्य समूह हमने कार्यक्रम के आज एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो पहला हम करते हैं पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1989 के बीच जो योजना चलाई गई थी, उस योजना में, पंचवर्षीय योजना में कि यह क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो कुछ लक्ष्य इसके निर्धारित किए गए थे कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो हमारे दूर दराज जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके ऊपर जो गांव बसे हुए हैं आज, जो जहां तक हमारी सरकार की भी एक पहुंच नहीं है, एक विकास जो संसाधनों की पहुंच नहीं है, परिवहन के संसाधन वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो भी आज काफ़ी मात्रा में कम पाए जाते हैं। उनके उद्योग धंधे हैं, उन्हें अनेकों प्रकार के जो कार्य हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, निरक्षरता है वो बहुत ज़्यादा है, साक्षरता कम है वहाँ पर, कि उसको कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट करना है। यानी कि कम क्या करना है कि कम एक प्रकार से जो वहाँ पर जनजातियाँ हैं, जातियाँ जो हैं, अनेकों प्रकार की जो वहाँ पर समूह में जो लोग रहते हैं, जन समूह रहते हैं, उनमें टकराव को कम करना है, प्रतिस्पर्धा को कम करना है आपस की, और वैकल्पिक रोजगारों को बढ़ावा देना है। परंपरागत और उनके जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनको भी काफ़ी मात्रा में बढ़ावा देना है ताकि वे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें, प्रगति कर सकें। तो हमने पहाड़ी क्षेत्रों में हमने उत्तराखंड का क्षेत्र जो पहले उत्तर प्रदेश के संभाग था, उत्तराखंड का क्षेत्र है, वहीं पर असम की मिकीर की पहाड़ियाँ हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई और अनाईमुंडी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर भी हमने काफ़ी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो चलाए हैं और हमने उन लक्ष्यों को पूरा भी किया है आज। तो ये कहता है कि उन योजनाओं में हमने 15 जिलों को इसमें शामिल किया और 1981 में जो पिछड़े जो राष्ट्रीय समिति जो पिछड़े क्षेत्र थे उनके लिए हमने एक राष्ट्रीय समिति बनाई, और जो 600 मीटर से जो ऊंचाई पर ऊंचे भाग हैं भारत के अंदर, यानी कि जो 600 मीटर से ऊंचे यानी कि पहाड़ी के रूप में हैं या पठारों के रूप में ऊंचे भाग हैं, वहाँ पर भी हमने लक्ष्य है वो बनाए हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक अच्छी योजना बनाई है और उनको विकसित भी हमने किया है। इसी प्रकार ये वहाँ पर ये कहता है कि उन कार्यक्रमों में उद्यान कार्यक्रम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर फलों के उत्पादन को, फल फूल को बढ़ावा देना है, मधुमक्खी पालन है, वन मृदा का संरक्षण करना है, पहाड़ों की जो भूस्खलन की जो समस्या है उसको दूर करना है, उनके कार्यक्रम को भी शामिल किया है। वहीं पर हमने छोटे बड़े जो ग्राम उद्योग है, जो गांव के जो उद्योग धंधे हैं उनको भी काफ़ी मात्रा में विकसित करना है ताकि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और उनकी साक्षरता को बढ़ावा देना है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम हमने चलाया है कि 1969 और 1974 के बीच जो ये पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना में हमने किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो 1969 और 74 के बीच चली है उसमें हमने सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया है। दो हमारे आज सूखे क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई कार्य नहीं हो रहे हैं और जहाँ पर
फसलों का उत्पादन बहुत कम हो रहा है, गाँव में पीने के पानी की कमी है, जल निकासी की समस्या है, जल प्रबंधन की समस्या है, उसको हमने दूर करने के लिए क्या किया है कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया है। और वो विकास कार्यक्रम काफ़ी एक रूप से काफ़ी मात्रा में विकसित भी हुआ है। ये कहता है कि इस कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने जो योजना बनाई है ग्रामीण लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव के लोग हैं उनको वैकल्पिक उनके आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनको रोज़गार प्रदान करना है। वही उनमें भूमि तथा मजदूर की उत्पादकता को बढ़ाने के विकासात्मक कार्य भी किए गए हैं, प्रगति की हैं, जो उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके, चाहे वह वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ाई जा सके, फसलों के उत्पादन में बढ़ाई सके, या फिर डेयरी उद्योग में बढ़ा सके। मछली पालन है, डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, चरवाहा क्षेत्र है, उनको भी बढ़ावा देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास हो सके, उन्नति हो सके। उसी प्रकार ये कहता है कि विकास का विशेष बल दिया गया है, वहाँ पर परियोजनाएं चलाई गई हैं, भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया है, वन रोपण कार्यक्रम चलाया गया है, घास भूमि विकास को बढ़ावा दिया गया है, ग्रामीण जो विद्युतीकरण है उसको बढ़ावा दिया गया है, कि गांव के अंदर जो घर घर के अंदर जो बिजली पहुंचाना है वो भी इस कार्यक्रम के अधीन है। जैसे कि आज हम एग्जाम्पल के रूप में राजस्थान के हिस्से को देख सकते हैं, जो मरुस्थलीय इलाके हैं, जो काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर भी एक सरकार ने इस कार्यक्रम के दौरान है वो बिजली है, वो विद्युतीकरण है वो किया है, पहुंचाया है। इसी प्रकार अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम से संबंधित हैं कि कार्यक्रम में राज्य के सामान्य प्रयत्नों के अतिरिक्त केंद्र सरकार की सहायता से भी यहाँ पर सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है वो करवाई जाए। इस कार्यक्रम की समीक्षा के बाद पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति में यह पाया गया कि इस कार्यक्रम के मुख्यतः कृषि और संबद्ध सेक्टरों के विकास तक ही सीमित हैं। पर्यावरणीय संतुलन है उस पर विशेष है वो बल दिया गया है। ये कहता है कि सूखा संभावित क्षेत्रों में रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे, मानव और पशु जनसंख्या के बीच आपस में एक प्रकार से पारिस्थितिक संतुलन यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम को ऐसे बनाना है जिससे वहाँ पर आगे आने वाले भविष्य में समस्याएं न खड़ी हो सकें और उनका समाधान भी हो सके। अगर कोई समस्या आती है तो एक विशेष रूप से उसका समाधान हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रगति करनी है, उस क्षेत्र को प्रगति के रूप में एक विकसित करना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि सतलुज और व्यास नदी के किनारे पर हमने हेरिके बैराज नामक बांध बनाया है पंजाब के अंदर। हेरिके बैराज से हमने इंदिरा गांधी नहर निकाली है जो आज बाड़मेर ज़िले तक क्या करती है, सिंचाई का कार्य कर रही है, जल प्रदान कर रही है। गाँव में, शहरों में और खेतों के अंदर सिंचाई के विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है, जिससे आज हनुमानगढ़ का इलाका है, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ ज़िला है, गंगानगर ज़िला है, चूरू ज़िले तक लिफ्ट सिस्टम के द्वारा हमने नहरों के द्वारा हमने पानी पहुंचाया है। वहीं बीकानेर है, नागौर हैं, जोधपुर हैं, जैसलमेर हैं, बाड़मेर है, यहाँ तक हमने सिंचाई के साधनों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया है। वन रोपण है, घास भूमि है, ग्रामीण जो उद्योग धंधे हैं उनको भी काफ़ी मात्रा में हमने बढ़ावा दिया है और वो एक विशेष रूप से आज हम एक कामयाब एक नहर के रूप में हम उसको देख सकते हैं। इसको इंदिरा गांधी नहर के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार ये कहता है कि सन 1967 में योजना आयोग यानी कि नीति आयोग ने देश में कुल 67 जिलों की सूखा संभावित क्षेत्रों जिलों के रूप में पहचान की गई थी। यानी कि 67 जिलों को सारे राज्यों से लिया गया जो सूखे क्षेत्र थे। उनके अंदर ये कहता है कि भारत में राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ का क्षेत्र है, तेलंगाना का पठार है, रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश में रॉयल सीमा का पठार है, वहीं कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु की जो उच्च भूमि है उसको भी शामिल किया गया। पंजाब और हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में सूखा पड़ता है। दूसरा राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान के निकट थार मरुस्थल के रूप में है, वहाँ पर भी हमने सूखे संभावित क्षेत्र यानी कि सूखा को कम करने के लिए अनेकों प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।
हैव ए नाइस डे।